हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन की दैट इज सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो आज की मैं वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं बहुत ज्यादा काम की चीजें जिसकी मुझे पक्का पक्का पता है बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे होंगे। फर्स्ट वन, एबीसी एनालिसिस। मतलब कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं सर टॉपिक्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दैट वी विल कंटेन इनटू एबीसी एनालिसिस हेडिंग। उसके बाद हाउ टू यूटिलाइज अवर 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इफेक्टिवली। सर एज यू ऑल नो कि हम उस 15 मिनट्स में हमें आंसर शीट तो नहीं मिलती, हम लिख तो कुछ भी नहीं सकते, तो फिर हम कैसे उन 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करें। एंड लास्ट वन, सम मोर टिप्स जो भी बहुत 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 अमेजिंग होने वाली हैं, बहुत लॉजिकल होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एबीसी एनालिसिस में, तो यहां पर मैंने तीन कैटेगरी दैट इज कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी एंड कैटेगरी नंबर सी डीप एनालिसिस के बाद बनाई है। और जिसकी आपको यहां पर मार्किंग स्कीम भी मैंने लिख के दिया, ऑल्दो इंस्टीट्यूट डजंट गिव अस एनी मार्किंग स्कीम फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो यहां पर जो आपके पास कैटेगरी ए में टॉपिक्स हैं वो मोर और लेस वही सब टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं या तो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं या फिर आपने क्लास 11th के भी बिल्कुल एंड में पढ़े हैं। तो इसके बारे में आपको काफी कुछ ऑलरेडी पता है एंड इट विल कंटेन, आप अमेज्ड हो जाएंगे दैट इट विल कंटेन 55 टू 65 मार्क्स। एवरेज भी अगर मैं बोलूं तो 60 मार्क्स के आसपास तो यहीं से आएगा। मतलब अगर आप इसको भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो कोई अगर बच्चा पूछता है मेरे से कि सर आई वांट टू जस्ट पास माय एग्जाम, तो वो इससे भी खाली पास हो सकता है। तो फाइनल अकाउंट इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एनपीओ, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी एंड कंसाइनमेंट, इन सब टॉपिक्स में से मोर और लेस क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आने के चांसेस हैं, आते ही रहते हैं। तो कैटेगरी ए इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस एनी टॉपिक आउट ऑफ दिस कैटेगरी नंबर ए। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कैटेगरी नंबर बी, जिसमें से अराउंड 35 टू 45 मार्क्स की वेटेज रहती है। इसमें सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीआरएस, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल, इन्वेंट्रीज, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट ग्रांट। तो इसमें से जो टॉपिक का क्वेश्चन आता है वो बहुत लेंदी नहीं होता, या तो वो जर्नल बेस्ड होता है या फिर वो छोटा मोटा क्वेश्चन आता है जिसको आप कम टाइम में इसको भी आराम से कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट इनटू द कैटेगरी नंबर बी, और इसकी भी वेटेज 35 टू 45 मार्क्स रहती है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी ए और बी कोई बहुत अच्छे से करके जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली। और इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरी नंबर सी में, जिसमें अगर आप ओवरव्यू भी करोगे, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रखोगे तो आपका काम यहां पर बन जाएगा, जिसकी वेटेज अराउंड 15 टू 25 मार्क्स है। जिसमें आते हैं आपके बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक्स। इसमें से कभी कुछ आता है, कभी कुछ नहीं आता, कभी बस छोटा सा कुछ पूछ लेते हैं, सब्सिडरी बुक या कैश बुक में से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब इसके अंदर कंटेन करता है। कुछ थ्योरी का पोर्शन इनमें से, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का डिफरेंस, ऐसी छोटी छोटी बातें, कुछ डेफिनेशंस या सब्सिडरी बुक्स, इसलिए मैंने इसको कैटेगरी नंबर सी में रखा है। तो आप इसको नोट करो, इसको दिमाग में रख के रिवीजन करो दैट कैटेगरी ए, जिसमें फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी, कंसाइनमेंट है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप नहीं स्किप कर सकते। एंड कैटेगरी बी एज वेल, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन एंड ऑल दीज टॉपिक्स हैं। तो ये एबीसी एनालिसिस सब बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे, तो इस वजह से मैंने यहां पर एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको एक प्रायोरिटाइज करने का टाइम मिले कि कौन से टॉपिक्स को आपको पहली प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद हम चलते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट डिलेमा, जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें 15 मिनट्स तो दे दिए रीडिंग टाइम के, लेकिन लिखने के लिए नहीं दिया, तो हम क्या करें? सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे तो जब एग्जाम करने लगेंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, तो हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि हम उसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स ऑफ योर रीडिंग टाइम। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो क्वेश्चंस यू हैव द मैक्सिमम कॉन्फिडेंस एंड विच क्वेश्चन टू स्किप। मतलब आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस एकदम से आ जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कहीं से भी क्लासेस लिए हैं, मे बी आपने इंस्टीट्यूट की बुक से ही पढ़ा है, आपने कहीं से भी लिया, आपने मेरे से क्लासेस लिए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन एज इट इज या बिल्कुल सिमिलर दिखने वाले हैं। बिलीव मी, आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिखने वाले हैं, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली मैक्सिमम कॉन्फिडेंस रहेगा। और कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसके बारे में ना कभी देखा हो, ना कभी सुना हो, बहुत ही कोई अलग सा क्वेश्चन आ गया किसी टॉपिक का, तो आप अपना मन बना लेंगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं करने वाला। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस है, और एक क्वेश्चन जो आपको छोड़ने की बिल्कुल बिल्कुल यहां पर अलायंस है,
और वो विच क्वेश्चन टू स्किप, ये भी आप डिसीजन तभी लेंगे उन 15 मिनट्स में कि ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, और आप पेंसिल से उस पर छोटा सा क्रॉस लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपको अपने क्वेश्चन पेपर में बाद में वो क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, आपको पता है अगर कोई क्वेश्चन आप स्किप करते हैं तो सारे पार्ट्स स्किप करने, उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर उसमें सी पार्ट तो 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का मेरे को पूरा आता था, मैं उसको स्किप नहीं करना चाहता। नो, अगर आपको ए बी बिल्कुल भी नहीं आते और अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो आपको सी पार्ट भी छोड़ना ही पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन मींस पूरा क्वेश्चन। ओके, तो आपको ये डिसीजन उस टाइम लेना पड़ेगा, सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन मैं स्किप करने वाला हूं और कौन से क्वेश्चन में मेरे पास मैक्सिमम कॉन्फिडेंस है जो मैं बिल्कुल एग्जाम में करने वाला हूं। उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम टिप, आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि ये पहली बात तो आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा सबसे पहले यही होंगे, तो आपकी नजर जाने ना जाने पे जाएगी ही जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कोडिंग के हिसाब से उस पर एक डॉट लगाएं अगर आपको लगता है उसका आंसर ट्रू है, और आप उसको छोड़ दें, कुछ भी ना लिखें उस स्टेटमेंट के आगे अगर आपको लगता है फॉल्स है। तो जब आपको आंसर शीट मिलेगी, आपने तो अपना एनालिसिस करके पहले ही डॉट लगाया हुआ है, तो वहां पर आपका टाइम बच जाएगा। आप अच्छे से सोचें और उसके बाद डॉट लगा दें, डॉट में आपको कोई इशू नहीं आएगा। इट डजंट कंटेन इनटू अनफेयर मींस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट पेंसिल से छोटा सा डॉट लगा दें, जहां पर क्वेश्चन की नंबरिंग होती है, जैसे फर्स्ट पार्ट आपको दिया उस पर डॉट लगा दें कि ये ट्रू है, और अगर आपको लगता है फॉल्स है तो उसको कुछ भी मत लगाएं, ये आपकी कोडिंग की तरह वर्क कर सकता है। और बाद में आपको दोबारा से वो सारी स्टेटमेंट ऐसे उतनी इफेक्टिवली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो यू ऑल नो कि ट्रू फॉल्स के साथ आपको उसका रीजनिंग भी देना पड़ता है। आगे चलते हैं, वाइल रीडिंग क्वेश्चन पेपर, इफ एनी टेक्निकल एडजस्टमेंट और वर्ड और लैंग्वेज इज देयर, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया, उसकी सारी एडजस्टमेंट तो सर हमें अच्छे से आती हैं, लेकिन उसकी एक एडजस्टमेंट या दो एडजस्टमेंट या किसी एडजस्टमेंट का कोई वर्ड कोई लैंग्वेज में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें वो समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी टेक्निकल लग रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, या फिर अगर आपने 15 मिनट्स में उसको समझ भी ली है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उस एडजस्टमेंट को अंडरलाइन कर दो, जिससे कि जब आप क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व करेंगे, जब आपके पास आंसर शीट होगी, तो आपके माइंड में होगा भाई ये वाली एडजस्टमेंट अच्छी थी जब मैंने पढ़ी थी, मुझे इस पे थोड़ा सा ध्यान और देना है। आपको उस वर्ड पे, उस लैंग्वेज पे, उस एडजस्टमेंट पे अंडरलाइन करना पड़ेगा, जो आपको टेक्निकल लगी। जो सिंपल सिंपल है वो तो आप बाद में भी कर लेंगे, उसमें कोई आपको अलग से अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उसके बाद टेक अ नोट, यू कैन नॉट सॉल्व आंसर ऑन योर क्वेश्चन पेपर। ये सब आपको बच्चों को ध्यान देना, आप आंसर सॉल्व नहीं कर सकते। कहीं आप सोचोगे भाई ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं इसका प्रॉफिट निकाल लेता हूं, मैं कंसाइनमेंट का वर्किंग नोट बना लेता हूं, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम तो है, क्यों वेस्ट करने। नो, दैट इज नॉट अलाउड। यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन योर क्वेश्चन पेपर, आप सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ये जो मैंने आपको छोटी छोटी सी बातें बताई, इससे आप अपने 15 मिनट्स को जरूर यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। और 15 मिनट्स में आई होप यही सब चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चन सिलेक्शन कर लिया, ट्रू फॉल्स में डॉट लगा दिया जो आपको ट्रू लग रहा है, लीव कर दिया जो आपको फॉल्स लग रहा है, और कुछ अंडरलाइन कर लिए, कुछ आपने जो टेक्निकल पॉइंट्स है ये सब चीजें कर ली, तो इसमें आपके कहीं ना कहीं 15 मिनट्स चले ही जाते हैं। चलिए जी, इसके बाद हम चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स हैं, ये सारे टिप्स प्रैक्टिकल हैं, जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्जाम कर रहा होता है, मैंने खुद से अपने आप को उस वे में लेके गया और मैंने सोचा कि अगर मैं भी एग्जाम कर रहा हूंगा तो मुझे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसी बेसिस पे सारी मैंने टिप्स आपके सामने लिखी हैं। तो सम मोर टिप्स में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपने सुनी बहुत जगह होंगी लेकिन आपने इसकी लॉजिकल कैलकुलेशन में भी नहीं करी होगी। तो फर्स्ट हमारी टिप है, ऑलवेज वॉच योर वॉच। आई होप सब बच्चे पक्का पक्का वॉच तो कैरी करेंगे ही, तो आपको उसको देखना भी है बार बार। इट विल कीप यू ऑन ट्रैक, ये आपको ट्रैक में रखेगा। आपको मैं इसका एनालिसिस थोड़ा सा करवा देता हूं। यू ऑल नो यू हैव 3 आवर्स। यस सर, हमारे पास 3 रिटर्न आवर्स हैं, तो मतलब आपके पास 180 मिनट्स हैं। 180 मिनट्स आप लोगों के पास हैं और आपको जो पेपर सॉल्व करना है वो 100 मार्क्स का करना है। ऑल्दो आपके पास 120 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन आपको सॉल्व 100 मार्क्स का पेपर यहां पर करना है। तो कैलकुलेशन वाइज यू हैव 1.8 मिनट्स, यू हैव 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क। ओके, अब मैं थोड़ा सा सेफर साइड पे चलता हूं, क्योंकि भाई अगर हम 1.8 कंप्लीट मिनट्स लेंगे तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर तो हम वो क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमारे पास सरप्लस भी होना चाहिए, थोड़ा सा बफर भी होना चाहिए। तो 1.8 की जगह आई टेक इट एज 1.7 मिनट्स, हम मान के चलेंगे हमारे पास इतना ही है फॉर 1 मार्क। अब आप जो भी क्वेश्चन करोगे, हालांकि कुछ क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और कुछ बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एवरेजली आपको ये वाली रेशियो लेके चलनी है, हमेशा आपके माइंड में ये रेशियो होनी चाहिए।
तो सर क्या हम हर क्वेश्चन के बाद ये रेशियो ही चेक करते रहेंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको हर क्वेश्चन के बाद ये रेशियो चेक नहीं करनी, लेकिन आपको हर आवर के बाद जरूर चेक करनी है। तो मतलब कि जब आपका 1 आवर जब आपका कंप्लीट हो चुका हो, जब आपका यहां पर 1 आवर कंप्लीट हो चुका हो, मेक श्योर दैट यू हैव डन 35 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपने 35 मार्क्स का यहां पर क्वेश्चन पेपर कर लिया, आपको होना चाहिए। 35 मार्क्स का मतलब 35 मार्क्स का मतलब यू कैन से, वेट अ सेकेंड, यस, तो 35 मार्क्स का मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि एक तो कोई 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन का 15 मार्क का कोई पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका 1 आवर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, या कैसे भी करके आपको 35 मार्क्स का तो पेपर कंप्लीट कर देना चाहिए। फर्स्ट आवर में वैसे भी हमारे पास पूरी एनर्जी होती है। अगेन जो आपका सेकेंड आवर जब कंप्लीट होगा, तो 35 आवर में 35 मार्क्स में 35 मार्क्स और ऐड कर दीजिए, तो यहां तक आपका 70 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और लास्ट का जब आपका थर्ड आवर कंप्लीट होने वाला होगा, आप फिर पक्का पक्का 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे। और मे बी उसके बाद आपके पास कुछ टाइम भी बचेगा फॉर योर सेल्फ रिवीजन, या क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का, कोई सॉल्यूशन गलत तो नहीं कर दिया उसको देखने का। तो ये आपको लिमिट्स पक्का पक्का ध्यान में रखनी है। 1 घंटा पूरे होने पे 35 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए। 2 आवर्स कंप्लीट होने पे 70 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए, और अल्टीमेटली 3 आवर कंप्लीट होने से पहले आपका 100 मार्क्स का पेपर फिर हो ही जाएगा। बिकॉज इफ यू अटेम्प्ट 100% पेपर, देन एग्जामिनर इज ऑल्सो एबल टू गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इस आप स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर पेपर करेंगे। चलिए जी, और आगे चलते हैं। डू कैरी 2 कैलकुलेटर्स विद यू। यस, बहुत जरूरी है। हमको नहीं पता, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है, और उस टाइम आप अपने किसी आसपास के फ्रेंड से नहीं मांगेंगे, ओके, और वो मे भी आपको दे भी ना। तो आपको यहां पर 2 कैलकुलेटर पक्का पक्का अपने साथ लेके जाने हैं। नो नीड टू टेक एनी रिस्क। कभी किसी कैलकुलेटर का सेल वीक हो जाता है, वो कभी गलत फिगर्स भी देने लग जाता है, तो आपको 2 कैलकुलेटर अपने साथ कैरी करने ही करने हैं। नेक्स्ट टिप, इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन एनी क्वेश्चन, हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन बहुत बार किया है, आपकी क्लास में भी हुआ, लेकिन जब एग्जाम में आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं वाइल सॉल्विंग, देन डोंट टेक इट ऑन योर ईगो। आप उसको अपनी ईगो में मत लेके जाइए कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार किया, ये तो क्वेश्चन मैंने अपने फ्रेंड को भी समझाया था, मेरा क्यों नहीं हो रहा, और आप उसी पे लगे हुए हैं लगे हुए लगे हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चंस का टाइम खा रहे हैं। तो आप उसको छोड़ दें, और उसके लिए आप बाद में वापस आ सकते हैं, कम बैक लेटर ऑन, कि आप उसको देखेंगे क्या इशू था। आप बाद में आएंगे तो आपका फ्रेश माइंड होगा, बाकी क्वेश्चंस कर चुके होंगे, लेकिन उसी क्वेश्चन पे उसी टाइम तक स्टिक रहना, दैट इज नॉट अ गुड मूव। आप उस पर ज्यादा देर नहीं दे सकते, बिकॉज यहां पर एक टाइमिंग है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट, स्टार्ट सॉल्विंग योर पेपर फ्रॉम इजी क्वेश्चंस। हमेशा पेपर स्टार्ट करेंगे पहले इजी क्वेश्चन से, बिकॉज इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब आपको लगेगा ये मैंने 5 मार्क का क्वेश्चन कर लिया, 5 मार्क तो मेरे सेव हो गए, 10 मार्क का मैंने कर लिया क्वेश्चन, 10 मार्क सेव हुए। तो जब आप इजी इजी क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन पेपर को करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप होता है, आपका माइंड बिल्कुल ओपन होता है। तो अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी आपके सामने आता है, आप उसमें भी अपनी मैक्सिमम एनर्जी दे पाते हैं। और अगर आप वाइसा वर्सा करते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो भाई बिल्कुल आपको पहले इजी क्वेश्चन से अपनी एग्जाम को स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे करके आपके पास जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप उसको अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, मेक प्रॉपर वर्किंग नोट्स। बिलीव मी, वर्किंग नोट्स आर पार्ट ऑफ योर आंसर। तो आप वर्किंग नोट्स को कैजुअली नहीं ले सकते। हमने क्लासेस में जो भी टॉपिक के वर्किंग नोट किए हैं, बिल्कुल प्रॉपर किए हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही करने हैं। और जहां जहां पर आपको लगता है कि क्वेश्चन ने कोई चीज आपको क्लियरली नहीं बताई, एंड देन टेक योर लॉजिकल अजम्पशन वेयर एवर नेसेसरी। कुछ भी अजम्पशन नहीं ले सकते कि क्वेश्चन को कम सॉल्व करने के लिए इजी अजम्पशन ले ली। नो, टेक लॉजिकल अजम्पशन, और वो भी जहां पर नेसेसरी है। जहां पर क्वेश्चन नहीं सब कुछ क्लियर करा हुआ है, देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी अजम्पशन। क्वेश्चन की ही आपको अजम्पशन को वहां पर लेके चलना है। आगे चलते हैं। ड्रॉ प्रॉपर फॉर्मेट। मेरे पास बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही थी फॉर्मेट से रिलेटेड कि सर क्या फॉर्मेट हमको स्केल से बनाने पड़ेंगे? आंसर इज नो, नो नीड टू यूज स्केल। आपको स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जिस पेन से आप पूरा पेपर कर रहे हैं, उसी से आप खुद अपने हैंड से थोड़ा साफ साफ आप स्केलिंग कर सकते हैं। ओके, सो ड्रॉ लाइंस मैन्युअली। आप अपने हैंड से लाइन बनाए, इट विल सेव योर टाइम। नो नीड टू यूज स्केलिंग, उसमें आपका टाइम लगेगा और उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल अपने हैंड से साफ सुथरी लाइंस खींच सकते हैं, दैट इज बेस्ट। आगे चलते हैं।
डू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। आपको जो नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो नए पेज से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि पिछले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एंड में 3-4 लाइंस बची थी तो वहीं पे स्टार्ट कर दिया। नो, इस केस में हो सकता है जब चेकिंग के टाइम पे आपका पेपर चेक हो तो आपका वो क्वेश्चन मिस ही हो जाए चेकिंग करना। तो बी वेरी क्लियर, इनफ स्पेस दो आफ्टर ईच क्वेश्चन, जिससे एग्जामिनर चेकर को भी आपका क्वेश्चन पे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इजीली विजिबल हो। So do start new question on a new page and leave enough space। कौन सी शीट आपको अपनी लगानी है, आप जितनी मर्जी शीट ले सकते हैं। So leave enough space after each question और part of a question। जो भी आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे या कोई पार्ट भी करेंगे उसके बाद आपको 2-3 लाइंस ब्लैंक छोड़नी है जिससे कि क्लियरली विजिबल हो। और साथ में क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का जो पार्ट है उसको भी नीट एंड क्लीन तरीके से लिखो। ये नहीं कि आप उसको बहुत ही ऐसे लिख रहे हो कि वो पढ़ा भी नहीं जा रहा, उसको बिल्कुल क्लियरली लिखो जिससे कि एग्जामिनर गेट टू नो कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट का सोल्यूशन है। आगे चलते हैं। टू राइट ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन साइमल्टेनियसली। ये भी मेरे से बच्चों ने बहुत पूछा कि सर हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन 2 का ए पार्ट करा, फिर हमने क्वेश्चन 4 का बी पार्ट करा, फिर हमने क्वेश्चन 5 का सी पार्ट करा। आंसर इज नो। भाई इतना तो मत घुमाओ एग्जामिनर को, चेकर को, वो परेशान हो जाएगा। आप अगर कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं उसको आप पूरा करेंगे, उसके ए बी सी जितने भी पार्ट है उसको पूरा करेंगे। बट सर अगर हमको उसका ए पार्ट तो आता है लेकिन बी नहीं आता, फिर सी आता है, तो हम कैसे करेंगे? तो आपको कम से कम उतनी तो जजमेंट होगी कि बी पार्ट में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन तो आपको आप अटेम्प्ट करना है जब आपने स्टार्ट कर दी है, एक ही छोड़ सकते हैं ना। तो वो बी पार्ट में आपको कितना टाइम लगेगा उतना तो आपको एनालिसिस होगा। और अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सा आप उसके लिए स्पेस ज्यादा ही लेके रखें, बट कम नहीं लेके रखना आपको। तो आप उसको लीव कर देंगे, बाद में आएंगे वापस जब आपको करना पड़ेगा तब आप उस स्पेस में वो चीज कर सकते हैं। बट डोंट डू लाइक दिस कि पहले क्वेश्चन 2 का ए पार्ट करा, फिर क्वेश्चन 4 का बी पार्ट करा, फिर क्वेश्चन 5 का सी पार्ट करा। ऐसा आपको नहीं करना। एक क्वेश्चन आप कोई भी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। मे बी क्वेश्चन नंबर 4 से आप अपना पेपर स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 5 से करें। आपको पहला ही करना है तो पहले ही करें, लेकिन उसके फिर सारे पार्ट करें। ओके, हाउएवर यू आर फ्री टू चूज एनी क्वेश्चन फर्स्ट। आप कोई भी क्वेश्चन पहले चूज कर सकते हैं। देन रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। बच्चे अपने प्री कंसीव्ड माइंड में लेके चलते हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमने इतनी बार करे हैं और उसमें यही रिक्वायरमेंट मांगता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं पार्टनरशिप का। बच्चे ने स्टार्ट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और बाद में देखा, क्योंकि वो बिल्कुल एंड में लिखा होता है, उन्होंने तो बैलेंस शीट मांगी ही नहीं और आपने पहले ही सब कुछ बना दिया, तो यू हैव वेस्टेड योर टाइम, जिसके कोई मार्क्स नहीं है। तो रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन केयरफुली। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, हो सकता है सिर्फ आपको ड्रॉअर की बुक्स पूछी हैं, आप ड्रॉअर की भी बुक साथ साथ साइमल्टेनियसली बना रहे हैं, तो उससे आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे। तो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना है, उससे ज्यादा ओवरराइट या स्मार्टनेस दिखाने से कुछ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो नो नीड टू ओवरराइट बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट से आपको ज्यादा नहीं लिखना, और उतना हमारे पास टाइम भी कहां है भाई। हम अपने फुल 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर ले, वही बड़ी बात है, और हम ओवरराइट की बातें कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, हम उतना ही लिखेंगे जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट ही पढ़ ले, जिससे कि आपको पता चले जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वो किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए पढ़ा जा रहा है। फाइन। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, सीए के एग्जाम्स में नहीं चलेगी, बिलीव मी, यहां पर आप इसको मत करिए। क्या है वो टिप? डोंट डिस्कस द क्वेश्चन पेपर आफ्टर योर एग्जाम। हम एग्जाम के बाद अपने फ्रेंड से, एग्जाम सेंटर के बाद अपने फैकल्टी से, और पता नहीं फोन कर करके अपने फ्रेंड से पूछते हैं, भाई इसका आंसर क्या आया, मेरा तो ये आया था, तेरा भी वही आया? नहीं भाई, मेरा तो कुछ और आया। अगर किसी ने जैसे ही ये कुछ और बोल दिया, बस आपको और नर्वसनेस आनी शुरू हो जाएगी, और यहां पर आपके पास आगे और भी एग्जाम्स इन लाइन है। एंड आई डोंट वांट कि सारे एग्जाम से पहले ही आपको कुछ ना कुछ नर्वसनेस हो जाए। हाँ, सारे एग्जाम पेपर पूरे हो जाएंगे, फिर आप मेरे से पूछना, मैं आपको आंसर बताऊंगा कि इसमें क्या करना था, उसमें क्या करना था। बिकॉज अब आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, जो होगा अच्छा ही होगा। तो भाई पेपर के बाद चाहे आप क्वेश्चन पेपर भी फेंक के आ जाओ, घर पे भी मत लाओ, सब मिल जाते हैं, बिलीव मी, साइट पे आ जाएगा क्वेश्चन पेपर। ओके, बट आपको डिस्कस क्वेश्चन पेपर कभी भी नहीं करना। कहीं घर आओ, आपके भैया भी सीए फाइनल में है, वो सीए हैं, वो आपको बोले दिखा भाई तूने क्या किया है, और आप उनको कुछ अलग अलग बता दो और वहीं पर डिफरेंसेस आ जाए, तो नहीं भाई नहीं, ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना। ऑलराइट, तो यहां पर ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 रेलेवेंट होने वाली है आई थिंक, और आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और साथ में जैसे आप लोग प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे ही करते जाइए। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।